हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अब क्लास 9 टू 12 एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। यानी जो अब नई बुक 2023-24 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आएगी उसमें आपका नया सिलेबस होगा। यानी जो पुरानी बुक से काफ़ी हद तक आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, है ना। तो यदि आपके पास ओल्ड बुक है या न्यू बुक है तब भी दोनों से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस कुछ जो टॉपिक हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं पुरानी बुक से वो हटा दी गई हैं। पहले 15 चैप्टर थे क्लास 10th के मैथ में और अब 14 चैप्टर रह गए हैं ना। इसी तरीके से हर क्लास में हर सब्जेक्ट के लिए सिलेबस को कम किया गया है ना। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का अध्याय 1 जो है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे ओल्ड बुक की तो इसमें आपकी 4 एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, है ना। और जो न्यू बुक अब आई है उसमें आपकी केवल 2 एक्सरसाइज हैं, यानी 2 हटा दी गई हैं। इसमें 1.1 और 1.2 है ना। तो इसमें देखेंगे आप, ये जो पुरानी बुक है ना इसमें आपकी एक्सरसाइज 1.1 हटा दी गई है और उसके बाद 1.4 आपकी एक्सरसाइज हटा दी गई है। यानी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो आपकी 1.1 में है ना। और 1.3 जो एक्सरसाइज है वो 1.2 में है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आपके पास पुरानी बुक है तो उससे भी आप देख सकते हैं, है ना। और नई बुक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें 1.1 1.2 इस तरीके से आपकी होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस अध्याय को शुरू करने से पहले, जैसा कि आपको इसके नाम से दिखाई दे रहा है वास्तविक संख्याएं, वैसे तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा, फिर भी एक बार हम क्या करते हैं इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, और आगे के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 का कंसेप्ट विद एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे संख्याओं की, तो संख्याओं को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, और जो वास्तविक संख्या है ना आपकी, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, और परिमेय संख्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, भिन्न और पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शून्य, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक एक करके अब हम इनको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कि ये होते क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं और इसको हम जेड इससे माइनस, इससे हम क्या करते हैं निरूपित करते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक आपके क्या होते हैं, जैसे आपका -1, -2, -3, यानी माइनस वाले जितने भी नंबर होते हैं ना वो सभी आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और इसको जेड माइनस इससे हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगर हम धनात्मक पूर्णांकों की, तो धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर इसे बोला जाता है और इसको हम जेड प्लस से निरूपित करते हैं। और ये क्या होते हैं हमारे 1, 2, 3 इस तरीके से अनंत तक, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं, इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक चलते रहते हैं ये। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। शून्य के बारे में आपको पता है, ये शून्य है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई शून्य के खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन है शून्य के। तो शून्य के खोजकर्ता आपके कौन हैं, आर्यभट्ट हैं। कौन है, आर्यभट्ट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और हम देखते हैं, जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है ना, 1 से अनंत तक के जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना, 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएँ होती हैं, इसको हम प्राकृत संख्याएँ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएँ, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, और प्राकृत संख्याओं को हम कैपिटल एन से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। कैपिटल एन इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, है ना। कोई पूछ लेता है प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, या फिर जिनका यूज़ हम
संख्याओं वस्तुओं को गिनने में करते हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अगर शून्य और धनात्मक पूर्णांकों को मिला दिया जाए, यानी शून्य को और धनात्मक पूर्णांक या जीरो से अनंत तक की जो संख्याएं बनेंगी उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल W से निरूपित करते हैं। ये होती हैं आपकी 0, 1, 2, 3 डॉट 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 सो ऑन, अनंत तक होती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 से अनंत तक की सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई, प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक एक ही चीज़ होती है ना, 1 से अनंत तक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, और ये भी प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती हैं। और अगर जीरो को भी अगर मिला दिया जाए धनात्मक पूर्णांक में, या जीरो को प्राकृत संख्याओं में मिला दिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल W से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। 0 से अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अब हम बात करें पूर्णांक की। पूर्णांक बोले तो इंटीजर है ना। अब इंटीजर क्या होता है? तो जो हमारा इंटीजर है ना, इसको हम कैपिटल I या फिर कैपिटल Z दोनों से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 है ना, +-3, इस तरीके से ये सब क्या होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, यानी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सभी धनात्मक पूर्णांक और सभी ऋणात्मक पूर्णांक जीरो के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं, यानी इंटीजर बनाते हैं। इंटीजर को हम कैपिटल I या फिर Z से निरूपित करते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यानी 0 +-1 +-2 +-3 +-3 +-4 +-6, ये सब क्या होते हैं? आपके प्लस इन्फिनिट तक सभी आपके पूर्णांक होते हैं, यानी कि इंटीजर होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न। भाई भिन्न क्या होती है? आप सभी जानते हैं, P/Q की फॉर्म में जो लिखी जाती है उसे भिन्न कहते हैं। यानी जैसे मैंने लिखा 1/2, 2/3, 4/5 है ना, ये सब क्या है? आपकी भिन्न होती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, यहाँ से प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो भाई प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो भाई अनंत तक होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अगला सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी, भाई ये भी इन्फिनिट तक चल रही हैं, अनंत तक चल रही हैं, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी आप ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखें, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है और सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता है ना। तो भाई देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाऊँ ऐसे करके, ठीक है, ये आपका मिडिल में 0 होता है, 1, 2, 3 इस तरीके से चलता है। इधर आपका -1, -2 इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा, और ये आपका चलेगा प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, यानी सबसे छोटा पूर्णांक। तो देखिए सबसे छोटा पूर्णांक तो माइनस इन्फिनिटी है ना, और माइनस इन्फिनिटी को आप फाइंड नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर सबसे बड़े पूर्णांक की बात करें तो ये भी अनंत तक चल रहे हैं, है ना, अनंत तक चल रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है ना। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है आपका -1। देखिए ऋणात्मक में सबसे बड़ा क्या है? -1 है, ये तो 0 हो जाता है ना, जो कि ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखेंगे -1 क्या है? आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि आप देखेंगे अगर कहा जाए आपसे कि -5 में और -2 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 2 बड़ी है माइनस की और -5 छोटी है। यानी ऋणात्मक संख्याओं में जितनी संख्या छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, और जितनी देखने में बड़ी होती है उतनी छोटी होती है ना। तो यहाँ पे -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये आप नोट डाउन करके रखें। आप ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं परमेय संख्याओं की।
तो देखिए अगर हम बात करें परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याओं को हम कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। ऐसी संख्याएं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू नॉट इक्वल 0 है, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर, और इसको क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन हमने देखी कि भाई पहली कंडीशन क्या है आपकी, कि परिमेय संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप की हो, है ना, ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप की हो। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, कि भाई पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक हो। ठीक है, आगे तीसरी कंडीशन क्या होती है, कि भाई जो क्यू है ना वो आपका 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, तो इसकी डेफिनेशन ऐसी संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सकें, जहां पी और क्यू पूर्णांक हों और क्यू नॉट इक्वल 0, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसको हम कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि भाई क्यू नॉट इक्वल 0 क्यों होना चाहिए, यानी क्यू 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपने लिखा 1/0, तो आपको पता है अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं ना, तो वो नॉट डिफाइन आ जाती है। क्या आ जाती है, नॉट डिफाइन। ठीक है, उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो जब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या रहेगी नहीं, है ना। तो इसलिए क्यू 0 के बराबर आपका नहीं होना चाहिए, यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ पूछी जाती है, क्या एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 0 1 9th क्लास में है, ये परिमेय संख्या है। क्या 0 1 परिमेय संख्या है, तो भाई बिल्कुल हाँ, 0 1 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों हम इसको 0/1 0/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए ये ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला q होता है। p 0 हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी कंडीशन ये है कि भाई q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 से 0 हम भाग देंगे 0 आएगा, 2 से 0 हम भाग देंगे 0 आएगा, है ना, बराबर किसके होगा, 0 के। तो 0 भी एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने जितनी संख्याएं पढ़ी थी वो सब क्या है, परिमेय संख्याओं का ही तो पार्ट है। यानी सभी संख्याएं ये आपकी ये भिन्न हैं, शून्य, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सभी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। आपसे पूछा जाए क्या 2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल 2 भी एक परिमेय संख्या है, 2/1 लिख सकते हैं हम। देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म की है, क्यू ये वाला जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्यू, है ना, और दोनों देखिए पूर्णांक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, है ना। तो ये सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं से एक चीज़ और क्लियर करेंगे हम परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। चलिए देखिए, ये आपकी है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। ये रेशनल होते हैं, ये रेशनल। इसको हम डिनोट करते हैं r-q से। ठीक है, r-q से इसको निरूपित किया जाता है। अब अपरिमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या आप बोल सकते हैं ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप की ना हो, या फिर बोल सकते हैं जिसमें पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू नॉट इक्वल 0 है, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √3, √5, √6 या फिर पाई, है ना, जो पाई होती है आपकी, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, √3 के बाद √5 आ रहा है, यानी √4 अपरिमेय संख्या नहीं होती है ना। तो क्यों नहीं होती है, देखिए जो आपकी √4 है ना, ये आपकी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, देखिए √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 है ना, यानी जो 4 होता है ना वो 2 का स्क्वायर ही तो होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2, और 2/1 हम लिख सकते हैं। यानी √4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा एक चीज़ और कि जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं
परफेक्ट स्क्वायर होती है ना किसी संख्या का, वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अंडर रूट 9, अंडर रूट 4 हो गई, अंडर रूट 9 हो गई, अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 25 है, अंडर रूट 36 है ना, अंडर रूट 49 है ना, ये 7 का स्क्वायर है, ये 36 6 का होता है, ये 5 का है, ये 4 का है, ये 3 का है ना। ऐसी अंडर रूट वाली संख्याएं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और ऐसी अंडर रूट वाली संख्याएं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए रूट 2, रूट 3, रूट 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो ये पाई भी क्या एक आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो भाई जितनी भी संख्याएं अभी आप पढ़ चुके हैं वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, यानी जितनी भी संख्याएं आप पढ़ चुके हैं सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, है ना। जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब डेफिनेशन जो आप देंगे उसमें लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कैपिटल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और टर्म है आपका काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आ रहा है, काल्पनिक यानी कल्पना करना। एक्चुअल में ऐसी संख्याएं होती नहीं है, हम कल्पना करते हैं, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, हम इमेजिन करते हैं, है ना। जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, है ना। अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस की नहीं होती है ना। तो हम ऐसी कल्पना करते हैं ये संख्याएं होती हैं, तो इसे हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट -1 जो है आपको इसको आयोटा बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। ये आपका 11th क्लास में आएगा तब आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए ना तो जो अंडर रूट -1 होती है ना, यही हमारी काल्पनिक संख्या होती है। अब जैसे अंडर रूट 2 है ना, तो अंडर रूट 2 को मैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 लिख सकता हूँ ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट -2, है ना। तो अगर रियलिटी से देखा जाए सही से, तो जो हमारी -1 है ना रूट में, यही तो काल्पनिक संख्या है, यही तो जिस संख्या में जुड़ती है उसे काल्पनिक बना देती है ना। तो इस तरह ये काल्पनिक संख्याएं होती है। आप 11th में इसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको संख्याएं सारी समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कुछ, जो आपका एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें जो संख्याएं काम में आएंगी जो पढ़ेंगे, उसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं। तो आपको कुछ संख्याएं और पढ़नी है। ऐसे 4 प्रकार की संख्याओं की और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। एक तो सम, दूसरा विषम, और तीसरा भाज्य, और चौथा अभाज्य। ठीक है, सम यानी कि आपके इवन नंबर्स। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, 2 से उनमें पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे हम सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... सो ऑन, है ना। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, इस तरह सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। विषम संख्याएं इसका अपोजिट होता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें, है ना। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना, ... सो ऑन। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें उससे हम विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, है ना। सम विषम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं इसकी। नंबर 3 भाज्य और नंबर 4 अभाज्य, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाएं, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4,
6, 8, 9, 10, 12 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर 2 लूँ, है ना, इसको देखेंगे तो 2 जो होता है वो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, किसी और से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। अगर मैं 3 लूँ, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, किसी और से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। अगर मैं 4 लूँ, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, है ना। अब देखिए ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाती हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब ये तो एक और स्वयं के अलावा किसी से कट ही नहीं रही है, ये भी नहीं कट रही है एक और स्वयं के अलावा, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी, है ना। तो देखिए 4 देखेंगे, एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कट जा रही है, यानी 2 से भी विभाजित है, यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाएं उससे हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। देखिए 4 से स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, आंसर मार देते हैं 2। तो 2 भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं होती है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा, अभाज्य संख्या इसका जस्ट अपोजिट होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटें। जैसे आपकी 2 ही हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, है ना, 7 हो गई, 9 कट जाती है 3 से, 10, 11 हो जाएगी, है ना, 13 हो जाएगी, डॉट 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 सो ऑन, है ना। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटें, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रोल प्ले करती हैं आपकी। जब एक्सरसाइज का कंटेंट पढ़ेंगे जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, तो उसमें ये दोनों का रोल रहेगा बहुत बड़ा, तो ये अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको सम विषम भाज्य अभाज्य सभी संख्याएं समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एक ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और विषम भी है, यानी विषम भी है और अभाज्य भी है, ऐसी कौन सी संख्या है? तो एक ही संख्या होती है आपकी, कौन सी होती है वो देख लेते हैं, है ना। देखिए 2, ठीक है, यहाँ पे 2 देखेंगे आप, 2 आपकी विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, ये यूनिक है। कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो विषम और अभाज्य दोनों हो। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसी संख्या बताइए जो विषम भी है और अभाज्य भी है। तो ऐसी केवल एक ही सिंगल ही संख्या है, वो क्या है? 2, है ना, जो विषम भी होती है और अभाज्य भी होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं और आगे के वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है उसको पूरा लगाएंगे और उसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।